आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ नहीं बल्कि स्काइप पे शाहज़ेब जीलानी आज हमारा साथ देंगे। बड़ा प्यारा गेम चल रहा है इस्लामाबाद में, आइन और क़ानून के दायरे में, और आइन और क़ानून का नाम ले लेके आला अदलिया और हुकूमत उनमें पंजा छक्का या पिंग पोंग मुसलसल जारी है। और हम समेत करोड़ों लोग जो हैं एरिना में बैठ के उनकी गर्दनें थक गई हैं। कभी वो टेबल टेनिस की तरह इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, वो ये है कि हुकूमत ने, आपको याद होगा कि एक 3 रुकनी आला अदालती कमीशन बनाया और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ायज़ ईसा, उनकी क़यादत में, और उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल किए गए। और उनके ज़िम्मे ये लगाया गया कि उन ऑडियो लीक्स की छानबीन करें जो चीफ जस्टिस के कुछ रिश्तेदार, 2 साबिक़ जज, 1 साबिक़ चीफ जस्टिस के बेटे और अहले खाना, और 1 साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और 1 वकील, ब्ला 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 के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिससे कि बकौल हुकूमत के आला अदलिया की हुर्मत पे सवालिया निशान उठता है। और हम आला अदलिया की हुर्मत को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उसे साफ़ करना चाहते हैं, शफ़ाफ देखना चाहते हैं। नीयत ये बताई गई। तो ये जो कमीशन बना 3 रुकनी, उसका आज पहला इजलास हुआ और मुताल्लिक़ा जो मवाद है, कमीशन ने हिदायत जारी की कि 24 मई तक हमारे सामने पेश कर दिया जाए। कमीशन को 30 दिन की मोहलत दी गई है, मोहलत नहीं, 30 दिन का दिया गया है वक्त कि वो कोशिश करे कि इसी में अपनी जो रुदात है वो मुकम्मल कर ले। और कमीशन को ये भी इख्तियार होगा कि वो तादीबी इक़दामात की सिफारिश करे अगर कोई मुजरिम निकलता है, और अगर ये टेप्स जाली हैं तो उनके ज़िम्मेदारों के लिए भी सज़ा तजवीज़ कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और अदालती मुद्दाई हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। हसनात साहब हामिद ख़ान जो हैं, बहुत ही सीनियर काबिल एहतराम वकील हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे कमीशन बनाने से पहले मुत्तल्लिक़ा फ़रीक़ों को एतमाद में लिया जाना चाहिए और चीफ जस्टिस से भी मशावरत की जानी चाहिए। लेकिन जो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि चीफ जस्टिस से मुताल्लिक़ ऑडियोज़ भी सामने आई हैं, इसलिए उनसे मशावरत नहीं की गई, इसलिए सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो है उसके ज़िम्मे ये लगाया गया और मकसद अदलिया की शफ़ाफ़ियत है। और इस दौरान जो PTI है उसने उसे चैलेंज कर दिया है कमीशन, जुडिशल कमीशन के क़याम को, कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बग़ैर किसी जज को कैसे कमीशन के लिए नामज़द किया जा सकता है, और जो जज़ा और सज़ा है उसका हक़ जो है अगर जज इन्वॉल्व है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हासिल है। आप इस पूरे जो शाखसाना है इसको किस नज़र से देख रहे हैं? इसमें मुझे तो लग रहा है कि दोनों तरफ खुशनियती बहुत ज़्यादा है। जी वसर साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो ये नेशनल पॉलिटिक्स, हमारी जुडिशल पॉलिटिक्स का लिंकअप है, और ये जो कमीशन बना है इसमें की कंपोजिशन, जिस टाइम पे बना है, ये सारा कुछ जो है वो एक जुडिशल पॉलिटिक्स का आंसर जो है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। फिर दूसरी तरफ जो PTI ने इतनी जल्दी दिखाई, इमरान खान साहब खुद पिटिशनर बन के उन्होंने आज चैलेंज कर दिया कमीशन, वो भी ऐसे नहीं किया। उनको भी अंदाजा है कि इस वक्त कहीं से उन्हें कोई इस पाकिस्तान में कहीं से सपोर्ट मिलनी है, और जो मिलती रही है वो अदलिया ही है। तो अदलिया की खुशनुदी के लिए उन्होंने आज जो ये पिटीशन दायर की। लेकिन जो हामिद खान साहब हैं वो जो बात कर रहे हैं वो एक कोई कानून नहीं है, लेकिन एक प्रेसिडेंट तो यही रही कि जब भी हुकूमत ने कोई कमीशन बनाया तो वो चीफ जस्टिस को कहा कि नॉमिनेट करें, लेकिन कोई कानून में ऐसी बात नहीं है। हुकूमत की तरफ से है कि जी चीफ जस्टिस खुद हैं, इसमें तो हम क्या करें। अब दूसरी तरफ जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई,
और बताया गया कि जी कोर्ट नंबर 2 में जो है वो हफ्ते को होगी। तो इससे बताया लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब से बात हुई होगी लाजमन, तब ही सुप्रीम कोर्ट का प्रेमिसेस इस्तेमाल हो रहा है। तो देखें, अब इसमें दोनों के लिए इम्तिहान है। जस्टिस काजी फाइज साहब पे ये इम्तिहान है कि लोग अब जो पीटीआई के सपोर्टर, वकील, वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये कोई रिप्ले तो नहीं हो रहा जो उनके साथ, उनके अहले खाना के साथ हुआ, वो क्या अब जिस तरह उनकी अलिया को बुलाया गया एफबीआर में, अब क्या वो चीफ जस्टिस की सास को उसी तरह कमीशन के सामने बुलाएंगे और ये पूरा मीडिया। हामिद खान कह रहे थे कि असल में हुकूमत ये चाह रही है कि जो इंटरनल टेंशन है आला जजों के दरमियान वो थोड़ी से और बढ़ जाए, और इसमें जाहिर है हुकूमत का कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। और इसके अलावा जो TOR बज़ाहिर बने हैं उनमें सब कुछ है सिवाय इस शिक के कि जी कमीशन साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो गैर कानूनी और गैर कानूनी टैपिंग और निगरानी होती रही है उसके पीछे कौन है उसकी भी छान फटक कर ली। ये TOR में है ही नहीं। जी बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन ये है कि कमीशन को ये अथोराइज किया गया है कि वो खुद कोई TOR बना सकता है। अभी तक आज जो कुछ लोग ये चीफ जस्टिस काजी फैसला के हामी वकला वो इस बात पे बड़े थे कि जी आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जस्टिस काजी फैसला जो उस कर्ब से गुजरे, जो कुछ उनके साथ सर्विलेंस हुआ, वो आज वो उस TOR में ये चीज भी ऐड करते कि ये कौन करता है टेपिंग। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने भी वो मे बी फाइनल रिपोर्ट में ये चीजें सारी आएं और आखिर में किसी टाइम पे इसको ऐड कर दें। लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात का कोई नहीं अदा किया कि जी हम कोई TOR में मजीद कोई चीज करेंगे, क्योंकि पीटीआई का बार बार ये कहना है कि जी आप उन जो लोग टैप कर रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ करें, तो वो लाजमी होगा, इसमें कोई ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये होगा बाद में। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हुकूमत की है, नवाज शरीफ की सोच है या ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनकी है। लेकिन इसमें जस्टिस काजी फैसला जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने से पहले इतना बड़ा ये कमीशन में बैठे हैं और 5 हाजिर जजेस हैं, उनके लिंकअप है इन ऑडियोज में, खासकर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस हैं। तो अब ये कहना, आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन तो दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इसके साथ लेना देना नहीं, लेकिन क्या कल कमीशन की बुनियाद पे अगर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाता है तो फिर क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे या नहीं। मुझे जो लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के लिए वो अभी खामोश हैं। वो आज उन्होंने कोई केस नंबर नहीं लगाया, बेंच नहीं बनाया, वो भी चीजों को देख रहे हैं कि ये कमीशन किस तरीके से चलता है। ये वैसे ठीक है कि कमीशन तो अभी कमीशन ओपन प्रोसीडिंग करेगा। हसनात के लिए हसनात ये बताएं कि आज काजी फायज ईसा ने ये भी कहा कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमीशन है, इसमें कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो डोमेन है ये उसमें नहीं जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम नोटिस भेजेंगे लोगों को, समन नहीं करेंगे। तो उससे तो एक इंप्रेशन ये भी आता है कि ये एक बहुत ही टूथलेस कमीशन है, जब ये लोगों को समन नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, तो इससे हासिल क्या होगा? इज इट अगेन पार्ट ऑफ जस्ट जो आपने कहा कि हमारे यहाँ जुडिशरी की भी जो है वो पॉलिटिसाइजेशन हो गई है, इज इट पार्ट ऑफ दैट गेम एंड दी सीनियर जजेस आर अगेन गोइंग अलोंग विद इट? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं समन नोटिस भी बिल्कुल, वो उन्होंने कहा कि आज ऑर्डर में लिखा कि जो नहीं आएंगे वो हम कोर्सिव एक्शन लेंगे, ये नहीं होगा। और उन कमीशन के पास को तौहीन अदालत का इख्तियार है, वो ऐसे नहीं होगा। और चीफ जस्टिस जो अगर फ्यूचर का आने वाला और वो कोई ऑर्डर पास कर रहा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो आदमी जो है वो उसको नॉन सीरियस लेगा, वो बिल्कुल आएंगे। देखें अब इसको कैसे चलाते हैं। एक तरफ वो हैं जो जजेस जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड है उसमें दूसरे धड़े पे खड़े हैं, या जो जस्टिस काजी फैसला के मुखालिफ हैं या जस्टिस काजी फैसला के खिलाफ फैसले किए हैं, जिन्होंने कहा कि मामला उनका एफबीआर में जाए, उनकी अलिया पेश हो, वो जजेस अब उनके एहल जो हैं या उनके मुतलका लोग जो हैं इस वक्त उनसे पूछगछ होगी। तो ये बड़ा सवाल तो यही है ना, जैसे आपने भी पहले कहा, वसर साहब ने भी कहा कि अगर ये जो सोर्स है इन लीक्स का, ये कहाँ रिकॉर्ड हुई, किसने रिकॉर्ड की, जब ये सवाल आंसर नहीं होगा तो फिर कैसे आप मामले की तह तक पहुंचेंगे? क्योंकि वो तो फिर मामला सारे उस तरफ जाते हैं जहां हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स के भी फोन बग होते थे
और कभी भी इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बाकी भी पिछले फैसले हैं, लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। इसको अगर वो एड्रेस नहीं करते तो क्या क्या हल होगा फिर? मेरा ख्याल है जिस किस्म की उनकी नेचर है वो लाजमी करेंगे, बिल्कुल ये नहीं और ये वो करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो कहें 2017 से शुरू करते हैं, जब जनरल फैज और जनरल बाजवा के दौर में जो उनकी सर्विलेंस वो उससे शुरू करें, लेकिन करेंगे सही, लाजमी इसको टच करेंगे और फ्यूचर के लिए कोई हुकूमत को लेजिस्लेशन सजेस्ट करेंगे कि ताकि ये इसके हवाले से अगर कोई हो तो उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और अभी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत में भी वो ये करें, लेकिन अब इसमें अभी तक वो TOR में ये चीज नहीं डाल रहे। अब असल में मसला ये है कि जुडिशरी के दोनों ये धड़े जो हैं इनको सपोर्ट चाहिए, एक को PTI की चाहिए, एक को हुकूमत की चाहिए, तो ये आपस में तो इकट्ठे हैं नहीं। अब इस वक्त मेरा ख्याल है वो जानबूझ के भी TOR उस चीज को एक्सपेंड नहीं कर रहे जिससे हुकूमत या मुक़्तदर अच्छा, इसके क्या इम्कानात हैं कि PTI ने जो रेफरेंस दायर किया है कि जी ये कमीशन के खिलाफ कि ये मुनासिब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे? देखिए, ये वही बात है कि मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत तो यही चाह रही है कि इमरान खान की पिटीशन हो और चीफ जस्टिस बेंच बनाए और उसको सस्पेंड कर दें, स्टे दे दें। चीफ जस्टिस नहीं, कमीशन को ही स्ट्राइक डाउन कर दें, कमीशन के फैसले को ही, कमीशन बनाने के फैसले। देखिए, इसकी कोई लीगल हैसियत तो कमीशन की रिपोर्ट की है नहीं, ये तो एक जस्ट फाइंडिंग और रिकमेंडेशन है हुकूमत को। माजी में आपने भी देखा हमूदुर रहमान कमीशन से लेके कितनी कमीशन की रिपोर्ट आई है और कितने भी अमल दरामद हुआ। इवन जस्टिस काजी फैसला के ये क्वेटा कमीशन के हिस्सा रहे हैं, मेमो गेट कर रहे हैं। ये जस्ट मेरा ख्याल है कि सिर्फ आईना दिखाया जाएगा और बस इससे आगे कोई नहीं है। उसको प्रीएम्प्ट करती हैं अगर चीफ जस्टिस साहब, तो मेरा ख्याल है उन पे फिर सवाल उठेगा कि जी यही तो फिर देखें जी यही तो मसला है कि इमरान खान और इनका गठजोड़ है और इस तरह पिटीशन पे इन्होंने स्टे दे दी है। चलें देखते हैं। बजाय लग रहा है कि स्टे अभी तक तो नहीं चांस कि वो स्टे दें, लेकिन मे भी कल हो भी जाए। उनको भी कहने वाले होंगे PTI वाले कि जी जिस तरह दोस्त कह रहे हैं कि जी आप इसमें टेकअप करें इस मामले को। ठीक है, कल तक देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि ऊँट थक गया है करवट ने लेते लेते। थैंक यू सो मच हसनात मलिक। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। इमरान खान साहब का कहना है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो उनकी पार्टी के खिलाफ एक साजिश थी। उन्होंने दोबारा कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है। 9 मई को जो वाक़यात हुए उसके बाद हमने देखा है कि PTI के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी है। आज हमने देखा कि शीरी मज़ारी साहिबा को रिहा किया गया, फिर फ़ौरन अडियाला जेल के बाहर से उन्हें पकड़ लिया गया। उनके वकला के मुताबिक 10 रोज़ में ये चौथी दफ़ा है कि उनकी गिरफ्तारी और रिहाई का ये जो मामला है ये चलता जा रहा है। उनकी उम्र 72 साल है और उनकी साहबजादी के मुताबिक उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इसी तरह से हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 और PTI रहनुमाओं के लिए जब उनका पता लगाने के लिए पिटीशन डाली गई तो वहाँ पे कैपिटल पुलिस ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता कि अली मोहम्मद खान और मलाइका बुखारी कहाँ हैं। लाहौर में आज हमारे जो एंकर और व्लॉगर थे इमरान रियाज, उनके हवाले से काफ़ी तशवीश है। लाहौर हाई कोर्ट में आज IG पंजाब ने आके बताया कि हमने पूरे पाकिस्तान के थानों को चेक कर लिया है, इमरान रियाज का कोई अता पता नहीं। अब हम जानते हैं कि इमरान रियाज जो है वो एक सहाफ़ी हुआ करते थे, उसके बाद लंबा अर्सा वो PTI के हामी एक एंकर थे। तो शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप क्या ऐड करेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कि आप बस शाजिर ने बता भी दिया कि जाहिर है वो साफ़ी रहे थे और काफ़ी अरसे से वो फिर PTI के उसमें रहे हैं। तो ये कतई नज़र इस बात से हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 2 बयानात भी जारी किए और हमने कंडेम किया और हमने उसकी रिकवरी का मुतालबा भी किया है कि अगर उसने कुछ जुर्म किया है आप उसको अदालत में पेश करें। इस तरीके से उसको गायब करना, इस तरह उसकी फैमिली के लिए परेशानी, उसके दोस्तों के लिए परेशानी, ये एक बहुत गलत है। और जो बात आप कर रहे हैं, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग आज लगा कि वो जब IG पंजाब पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस का रिकॉर्ड तो हमने चेक कर लिया, आप वजारत दाखिला और दिफा से कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी हमारी जान छोड़ दें और आप जाके उनसे
और आपकी और मेरी बात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैंने उसको इस तनाजुर में देखा कि जी हम तो बेबस हैं, आप वजारत दफा और इंटीरियर से जो है ना दाखिला से वो कर सकते हैं, आप कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उनको बुलाकर और उनसे पूछें। लेकिन मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि बलूचिस्तान से जब लोग लापता होते थे तो तब भी ये मुतालबा था ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, अब भी ये है कि किसी ने कोई जुर्म किया है उसे गिरफ्तार करें भले, लेकिन उसको शो करें, उसको अदालत में लेकर आए। ये बंदों को उठा के इस तरह गायब करना वो बलूचिस्तान में भी गलत था, और अगर आज पंजाब में लाहौर में हो रहा है वो आज भी गलत है, और ये इस गवर्नमेंट की एक बदनामी होती जा रही है, इससे बढ़ती जा रही है। देखिए, हमने जो साफी, हम तो खैर चुप थे, और हमारे जो जिस टीवी या जिस अखबारात के लिए हम काम करते थे, हम तो लिख भी नहीं सकते थे, ना वो छापते थे। और रफ्ता रफ्ता जो जिन लोगों के लवाकिन और जिनके लोग और या लापता थे, उन्होंने खुद सोशल मीडिया का एक रास्ता ढूंढ लिया और उस पर वो, और अब तक वो उसका बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम उस वक्त भी समझते थे कि गलत है, और आज ये चीजें इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरी जगह पर भी हो रही हैं। चाहे मतीउल्लाह को उठाना जाना पूरे दिन के लिए, या असदपुर को मारना, या अफसार आलम को, या अरशद शरीफ को, मतलब हमने हमेशा से कंडेम किया है, हमारी तंजीम ने कंडेम भी की है, और हमने आवाज उसके लिए उठाई है। आज इमरान रियाज के लिए भी हम आवाज उठाएंगे कि ये गलत है, वो है, आप उनको अब एक तरीके से उसको टैकल करें जो अगर उसका कोई। थैंक यू सो मच शहजादा जुल्फिकार। और जितने नाम लिए मतीउल्लाह जान से लेके और असदपुर तक, मुझे याद पड़ता है कि जब इन्हें उठाया गया तो इमरान रियाज साहब ने कहा था कि अच्छा ठीक हुआ, कोई वजह होगी, एजेंसियाँ ऐसे तो नहीं उठाती, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि इमरान रियाज जो हैं उनको बाजियाब करके लीगल तरीके से, और उनके साथ जो भी ट्रीटमेंट है वो लीगल होना चाहिए, विद इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ। थैंक यू सो मच। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। अब जो मैं कहानी सुना रहा हूँ इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, इत्तलात के मुताबिक कि 11 मई को, यानी अब से कोई 12-13 दिन पहले, कराची की जो मलीर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसके अहाते में साफ़ पीने का जो पानी फराहम करने वाला आरओ प्लांट है, उस पर एक नोटिस लगा दिया गया कि इसका पानी बेचना मना है, खिलाफ वर्जी करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गालिबन ये कोर्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये नोटिस लगाया गया था। ये नोटिस क्यों लगाया गया था, इसकी वजह बाद में बताते हैं। उसके बाद ख़बर के मुताबिक जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर हैं कोर्ट के और सीनियर सिविल जज खुर्रम अमीन ख़ान, उन्होंने आरओ प्लांट का अचानक दौरा किया तो उन्होंने देखा कि कोई हाजन अली साहब हैं, वो पानी की बोतलें भर भर के उन पर ढक्कन लगा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वो इन्हें फ़रोख्त करते हैं क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है मलीर बार एसोसिएशन से, और मलीर बार ने उन्हें पानी की फ़रोख्त की इजाज़त दी है, तो नथिंग इलीगल। तो इस पे जो सिविल जज खुर्रम अमीन ख़ान हैं, उन्होंने ये तफसीलात जो सीनियर सेशन जज हैं मलीर कोर्ट्स की, सदफ़ खोकर साहिबा, उनके सामने रखी, और सदफ़ खोकर साहिबा ने 13 मई को सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ख़त लिखा कि जो मलीर कोर्ट्स हैं उसके अहाते में आरओ प्लांट का पानी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, और ये बार एसोसिएशन के इल्म में है। हालांकि ये प्लांट अदालत आने वाले साइरीन और अमले के लिए फलाही नीयत से नस्ब किया गया था। ये तो है एक तरफ का किस्सा। इसका रिएक्शन ये हुआ कि मलीर कोर्ट में पिछले 10 दिन से एहतजाजन काम बंद है। वकला का कहना है कि जो जज साहिबा हैं उनका रवैया बहुत हार्श है, और उन्होंने मुबैना तौर पे वकला से बदतमीज़ी की है, और उसका नतीजा ये निकला कि जो बाकी जो सिंध की हाई कोर्ट्स की बार थीं और बाकी जो बार्स थीं वो भी रफ्ता रफ्ता इसमें शामिल हो गई। और मलीर के अलावा जो है 19 और 20 मई को सूबाई सतह पे एक हड़ताल की गई। 23 मई को सिंध बार कौंसिल ने जो है हड़ताल की कॉल दी है अगर बकौल उनके चीफ जस्टिस जो हैं इस मामले का संजीदगी से नोटिस नहीं लेते, और चीफ जस्टिस के चेंबर के बाहर धरने की भी धमकी दी है
कि अगर वो टस से मस नहीं होते। और मुतालबा ये है कि जो सेशन जज हैं मलिर सदफ़ खोकर, उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए या तबादला कर दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ जो चेयरमैन सिंध बार कौंसिल हैं नईम कुरैशी साहब, वो मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब, ये जो कुछ भी हुआ, जिसकी भी गलती है, नुकसान अल्टीमेटली हज़ारों साइलिन का हो रहा है और कई दिन से हो रहा है। तो अगर ये आरओ प्लांट का मसला था तो इतना गुस्सा? जी मैं अर्ज करूं? जी 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 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं बता दूं आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैन इशू नहीं है जी। हमने जब महसूस किया कि स्ट्राइक है तो हमने इंटरमीन किया। हमने देखें चल के हम बात करते हैं। हमने चीफ जस्टिस से रब्ता किया, रजिस्ट्रार साहब से रब्ता किया कि हमें मिलना है आपसे। उन्होंने 2 दिन बाद का टाइम दिया हमें। मिले हम एक दिन, हमने बताया देखें अगर आरओ प्लांट से अगर इतने तहफुज़ात है तो आप अपने उसमें ले लें। ये आरओ प्लांट 2021 में हमारे बार के सेक्रेटरी, हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी उमर सुमरू साहब ने डोनेट करवाया था जी, और 1 साल तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अपने एफर्ट अपने आरओ प्लांट लगवाया, उसके बाद में सैलानी ट्रस्ट वालों ने उस पर इंतहाई काम किया, लेकिन वो काम हो नहीं सका। इस साल की जो बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इलेक्शन में जीतते हैं और इलेक्शन में जीतने के बाद वो अपने प्रोग्राम बनाते हैं कि बार किस तरह चलानी है। बार को चलाने के लिए हमारे पास, मेरे अपनी बार का 30 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है बार कौंसिल की। मेरे कराची बार में मैं 5 दफा सदर रहा, वहां पर तनख्वाहें तकरीबन 18 लाख। मलिर बार की तनख्वाहें और मेंटेनेंस का खर्चा, अखराजात, वो भी तकरीबन 5 लाख से ज्यादा है। अब वो खर्चे अखराजात पूरे करने के लिए अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया, उसका हमने जवाब ये दिया चीफ जस्टिस साहब को, वो आप अपने तौर पर चलवाएं, बिजली के बिल हों या नहीं तो इसका मतलब है कि पैसे चूंकि कम होते हैं तनख्वाहों वनख्वाहों देने के लिए अमले को, तो आरओ प्लांट का पानी बेच के खर्चा तो पूरा किया जा सकता है ना? नहीं, 40,000 रुपए महीना आरओ प्लांट की मेंटेनेंस का खर्चा है। उसके खर्चे के लिए उन्होंने जो है, जब उन्होंने दिया तो उसको हमने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि चीफ जस्टिस साहब ये आरओ प्लांट सेशन जज साहब अपनी निगरानी में चलवा लें। नहीं मतलब इसका मतलब है कि ये बात तो बुनियादी सही है ना कि पानी तो बिक रहा था ना? नहीं, देखिए हमारी बार कौंसिल है, बार कौंसिल के सबऑर्डिनेट है कराची बार एसोसिएशन भी और सिंध की इंटायर तमाम बॉडीज भी। मलिर बार में हमने पिटीशन की, हम चीफ जस्टिस साहब से मिले, हमने कहा ये विड्रॉ कर लेते हैं, हम इनकी कमेटी से वापस लेके। तो क्या ये इतना बड़ा मसला है कि 10 दिन से हड़ताल पे हैं और अब जो आला जो बार कौंसिलें हैं वो भी उसमें शामिल हो गई हैं? इतना बड़ा मसला है क्या ये? नहीं, मसला होता नहीं है, मसले रिजॉल्व होते हैं। इससे पहले भी जजेस की कंप्लेंट होती रही है, हमारे यहाँ हड़ताल हफ्तों भर होती रही है। नुज़रत आराल भी एक सेशन जज साहबा थी, खालिद शानी एक सेशन जज थे। ये मैडम के खिलाफ जो बार की जो कंप्लेंट्स हैं बहुत सारी हैं, उसमें जो है हमने कोशिश की इंतहाई कि मीडिएशन के जरिए मसाइल हल हो। हम कभी अच्छा, सदफ खोकर साहिबा ने जो कदम उठाया वो आपके ख्याल में गलत है, जो सेशन जज हैं? नहीं, मेरे हिसाब से मैं जो है जहां तक समझता हूँ कोई भी सेशन जज गलत नहीं है, कोई भी वकील गलत, दोनों को इक्वल रोल अदा करना है। बार और बेंच का मायने ये होते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। वहां पर वो जो उन्होंने सेशन जज साहबा ने 5 मजिस्ट्रेट्स के पावर इख्तियार सल्ब किए हुए कि कोई काम नहीं करेगा, एडीजेस को कोई इख्तियार नहीं है। इस तरह नहीं होता, हर मजिस्ट्रेट की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सेशन जज की या चीफ जस्टिस की। लोअर जुडिशरी तो में ये सरकार, ये बात तो चीफ जस्टिस के इल्म में भी तो होगी ना? नहीं, हमने चीफ जस्टिस को गोशे गुजार की, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू मुलाकातें की, हम रिजॉल्व चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं ट्रांसफर या रुखसत पे नहीं भेजूंगा। अब ट्रांसफर या रुखसत पे नहीं भेजेंगे, वो 12-11 दिन से हड़ताल किए बैठे हैं। मलिर बार को हमने भी बहुत कुछ समझाया, मेडिटेशन कोशिश की, बार काउंसिल के मेंबरान भी, हमारे 33 मेंबरान हैं, उनकी कंसर्न से हम हड़ताल कर रहे हैं। हमने अकेले मेरा फैसला या मेरी बार का फैसला या मलिर बार या कराची बार या हाईकोर्ट बार का नहीं, हम तमाम बॉडीज लेके चीफ जस्टिस के पास 2 दफा जा चुके। कुरैशी साहब, आप मुल्क के हालात देखें, अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट के देखें क्या मामला चल रहे हैं।
फिर ये डिस्ट्रिक्ट बार में अगर इस तरह के मामला पे इतनी लंबी लंबी हड़तालें हों, ये बात समझ में नहीं आती है। मतलब आप जिस तरह वसत ने भी कहा, आप आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, इस वक्त अदलिया से शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद आरओ प्लांट पे इतना बड़ा मसला, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। कासिफ साहब, मैं आपको वाज़ह कर दूं, कोई आरओ प्लांट का इशू नहीं है। उसकी 1-1.5 साल से कंप्लेंट चल रही हैं। 1.5 साल से दोनों बॉडीज, 2022 की बॉडी और 2023 की बॉडी सेटिस्फाई नहीं है उनके प्रैक्टिस अमल से, उनके जस्टिस सिस्टम से। वहां पर कोई काम हो ही नहीं रहा। अमलन जो है वहां पर जुडिशरी से बाहर को शिकायत दी तो होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग पार्ट ऑफ है। उन्होंने चीफ जस्टिस, तो इसका मतलब है शिकायतें जो हैं दूसरी हैं, आरओ प्लांट का पानी जो बिक रहा है वो शिकायत नहीं है बेसिकली। देखिए, हमने कहा विड्रॉ कर लेना, हम आपको देते हैं। जब 1.5 साल तक वो नहीं चला, आरओ प्लांट वहां पड़ा रहा। एक बात और बता दूं, 2010 में मशीर आलम साहब ने 2 प्लांट आरओ प्लांट लगवाए थे किसी सऊदी डोनर से, आज तक वो वर्किंग में नहीं है। नहीं सर, इसका मतलब ये है कि क्या पानी बेचा जाए साइलिन को? अरे आप मेरी सुन लेना साजिद साहब, हमने अभी सैलानी ट्रस्ट को उन्होंने ऑन प्लांट और वर्किंग कंडीशन में, जहां पर 1000 कैदी और तकरीबन 5000 वकील कराची बार में उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है इसके आरओ प्लांट के पानी भेजने का, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। हमने कहा शेषन जज साहब ऑन कर लेना उसको, उसका मेंटेनेंस जो खर्चा है 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए का खर्चा, वो ऑन कर लें। हमें कोई एतराज नहीं, हमें क्यों बेचेंगे। सर हमारी यही गुजारिश है, लोगों की जो मुसीबतें हैं वो सामने रखें। ये मसले जो है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग आरओ, ये हल करें। ये अदालतें वैसे ही देखें लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। आप सीनियर वोकला में से हैं सर, इसको मसले को खत्म करें सर, हल करें, आप देखेंगे। आप पढ़े बीच में। शाहजेब साहब, हमारा रोजी रोजगार क्लाइंट्स है, लिटिगेंट्स है। क्लाइंट जो आते हैं, तकरीबन 400 कैदी रोजाना मलीर जेल से मलीर कोर्ट्स में आते हैं। हमें उनका भी एहसास है। मैं जाती तौर पे जब बार का प्रेसिडेंट था 2021 में, मैं जाती तौर पे मिला, मैंने लगा देखिए सैलानी ट्रस्ट वाले इन 400 कैदियों को खाना देना चाहते हैं, पानी। चले, हमें एक्चुअली टाइम की कमी है। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई रोल प्ले करें। हाँ, आप चूंकि सीनियर वोकला में हैं, उम्मीद है आप क्राइसिस को हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच फनी गस, और अपनी तरफ का मौक़िफ़ देने पर एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। तुर्की में सदारती इंतखाबात का दूसरा राउंड 28 मई को होने वाला है। पहले राउंड में 50% वोट कोई कैंडिडेट हासिल नहीं कर सका। जो सदर रजब तैयब एर्दोगान थे, बिल्कुल कन्नों से रह गए। 49.52% वोट उन्हें मिले। अगर 0.8% और मिल जाते तो वो सदर बन जाते। लेकिन अब भी उनका पल्ला इसलिए भारी है कि जो तीसरे नंबर पर उम्मीदवार आए हैं, सिनान ओवान, उन्होंने अपने जो हिमायत है वो एर्दोगान के पलड़े में डाल दी है। मुबशिर ज़ैदी इस वक्त हमारे साथ इस्तांबुल से मौजूद। मुबशिर, इससे पहले तो कभी एर्दोगान को इतना कड़ा चैलेंज दरपेश नहीं हुआ कि 0.8% से वो रह गए हों। क्या वजह है? मईशत है या कुछ और है? गुलशन साहब, मेरे ख्याल में क्योंकि 20 साल से रजब तैयब एर्दोगान हुकूमत में हैं, तो ख्याल यही था कि इस दफ़ा शायद अपोजिशन जो है उन्हें कड़ा जो है मुकाबला दे पाएगी, या वो जो है कम से कम पार्लियामान के अंदर उनकी जो पार्टी है, हक पार्टी, वो अपनी अक्सरियत खो सकती है। मगर सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि जो सदर एर्दोगान की जमात है और उनका जो इत्तेहाद है, उसने पार्लियामान में भी अक्सरियत ले ली। और ये जो दूसरे राउंड के लिए मामला गया है वो भी इतना क्लोज नहीं गया जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तमाम तर जो जायज़े इस इलेक्शन से पहले आए थे उसमें यही दिखाया जा रहा था कि अपोजिशन के जो लीडर हैं केमाल किलिचदारोग्लू, वो शायद तकरीबन बराबर चल रहे हैं। मगर जब वोटिंग हुई तो सदर रजब तैयब एर्दोगान उनसे कम से कम 5% आगे रहे। इसका ये मकसद हुआ कि अब जो तीसरे नंबर के उम्मीदवार थे सिनान ओवान, उन्होंने तकरीबन
2.8% वोट लिए थे। अब सेकेंड राउंड में क्योंकि पहले 2 कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला होता है तो सिनान वहां से हट गए हैं और उनका जो 5.28% यानी तकरीबन 25 लाख वोट है वो अब किसको जाना था, इस बारे में बात हो रही थी। और आज ये खबर आई है कि सिनान वान ने अपनी हिमायत का ऐलान जो है वो सदर अच्छा, सिनान ने बड़ा प्यारा आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि चूंकि उर्दवान की पार्लिमानी अक्सरियत ऑलरेडी है, लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें कि अपोजिशन का सदारती उम्मीदवार जीत भी जाए तो फिर सदर में और पार्लिमान में रस्साकशी शुरू हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि उर्दवानी सदर बन जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही, और यही शायद हम वोटिंग पैटर्न में भी देखेंगे। दूसरी बात मुसर साहब, जो मगरबी ज़राए इब्लाग ने जिस तरह से इस इलेक्शन को पोर्ट्रे किया कि शायद ये इस्लाम और ये सेक्युलरिज्म के दरमियान कोई टक्कर होने वाली है, मेरे ख्याल में वहाँ थोड़ी सी मार खा गए। मैं एक पीस पढ़ रहा था अल जजीरा के ऊपर, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि मगरबी मीडिया ये समझता रहा कि शायद ये इस्लाम और सेक्युलरिज्म की जंग है, मगर शायद वो ये भूल गए कि तुर्की में जो कौमियत पसंदी या नेशनलिज्म है वो हर चीज़ पे भारी रहता है। तो मेरे ख्याल में जो सूरत हाल रही। जी एक छोटा सा मेरा ज़िम्नी सवाल कि जैसे आपने मगरबी मीडिया की बात की, ये भी इल्ज़ाम लगा कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री था लेकिन फेयर नहीं था, क्योंकि जो सबसे बड़े करिश्मेटिक लीडर थे जो चैलेंज पोज कर सकते थे, इस्तांबुल के मेयर, उनको अदालत के जरिए पहले ही नाअहल करार दे दिया गया। इसका थोड़ी सी हमारी पॉलिटिक्स से भी रिजेम्बलेंस बनती है, इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, वो सज़ा तो उन्होंने उसके खिलाफ अपील की हुई है और वो सज़ा फाइनल हुई ही नहीं थी। उनको उम्मीदवार चुनना या ना चुनना जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद के ऊपर मुनहसर था, जिन्होंने उनको छोड़कर कमाल क्लिस्टर ओलू को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया सदारती इंतखाबात के लिए। तो ये तो अपोजिशन के ऊपर मुनहसर था। वो जो इस्तांबुल के मेयर हैं उनको भी कर सकते थे, मगर उन्होंने शायद कमाल क्लिस्टर ओलू पर अपने सारी जो है, क्या वो लड़ सकते थे इलेक्शन, अहल थे या अदालत ने उनको नाअहल कर दिया था? नहीं, अदालत ने, देखें, अदालत ने जो उनको कंटेम्प्ट में सज़ा दी थी उसके खिलाफ उनकी अपील चल रही है। वो अभी भी मेयर हैं और वो जो है उनकी फाइनलिटी नहीं हुई है अदालतों की जानिब से। उनको कंफर्म कराना होता है कि उनकी सज़ा कंफर्म होगी या बड़ी अदालत में वो जाएगी। बहरहाल अब तो पक्का लग रहा है कि जो तीसरे कैंडिडेट थे अवान साहब, उनका अब पाकिस्तान में होते तो ऐवान कहलाते, तो उनका वोट मिलने के बाद अब उर्दवान साहब की ये जीत भी पक्की लग रही है। जी ऐसा ही है। और आज शायद उन्होंने एक ट्वीट भी की है रजब तैयब एर्दोआन साहब ने कि वो एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। बहरहाल पहली बार हुआ है कि यहाँ सदारती इंतखाब जो है वो रन ऑफ की तरफ गया है, मगर अब क्योंकि पार्लिमान में अक पार्टी जो है सदर एर्दोआन और उनके इत्तेहाद की अक्सरियत आ चुकी है, तो जाहिर क़यास यही किया जा रहा है कि अब वोटर का पैटर्न भी उसी तौर रहेगा कि ये सारी जो सूरत हाल है शायद लोग अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन खुद थोड़ी सी डिजेक्टेड है और कोशिश शायद जो नतीजा नजर आ रहा है वो यही है कि सदर एर्दोआन एक बार फिर सदर मुंतखब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अजीब सा लग रहा है तो जो है वो टीआरटी की तरफ से तज्जिए के लिए कहते हुए, बहरहाल थैंक यू सो मच। 28 मई को जो अगला राउंड है उसके बाद भी आपको हम ज़हमत देते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। खुदा हाफिज़।